ईडी की टीम जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर रेड करने के लिए पहुंची थी तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हमला कर दिया था। तो दूसरी तरफ लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर हमलावर है और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे यानी कि चैतन्य बघेल को भी समन जारी किया है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के छापे से पहले सीएम भूपेश बघेल तिलमिला उठे हैं। ऐसा लगता है कि ईडी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, तभी तो वो जीने मरने की बात कर रहे हैं। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा? वैसे कांग्रेस ईडी की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईडी रेड के मामले को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तब भूपेश के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईंट पत्थर फेंके गए, बीच सड़क पर ईडी की गाड़ियों को रोका गया। ईडी की टीम भूपेश के 14 ठिकानों पर एक साथ रेड करने पहुंची। रेड कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुई। रेड के दौरान बघेल के घर नोट गिनने और सोने की गुणवत्ता जांचने की मशीन मंगानी पड़ी। इससे माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद हुआ। ईडी की इस रेड के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की साजिश रच रही है। जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है, और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक इस प्रकार की कार्रवाई करके बंदी बना के अगर दबाव बनाते रहेंगे तो ये कब तक देश के नागरिक इसे स्वीकार करेंगे? फिलहाल ईडी रेड के बाद राज्य में सियासी घमासान है। बघेल कांग्रेस के पुराने और सीनियर नेता हैं और पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। ऐसे में ईडी रेड के बाद छत्तीसगढ़ का बवाल थमने वाला नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंच गए हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा, मॉरिशस की यात्रा का। और प्रधानमंत्री ने दौरे से पहले कहा कि यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। 2 दिनों के लिए मॉरिशस दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 साल बाद पीएम का ये दौरा हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2015 में मॉरिशस गए थे। मॉरिशस और भारत का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मजबूत रिश्ता रहा है। मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% लोग भारतीय मूल के हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा भारत के और मॉरिशस के रिश्तों को और भी ज्यादा निश्चित तौर पर मजबूत करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए मॉरिशस के दौरे पर है, जहां पर नेशनल डे समारोह में चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। और जिस तरीके से पीएम ने खुद कहा कि ये भारत और मॉरिशस के रिश्तों को एक नया अध्याय देगा, इन रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, तो जाहिर सी बात है पीएम के इस दौरे से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने ये कहा कि मॉरिशस के साथ भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लोकतंत्र के प्रति विश्वास और
विविधता ही हमारी शक्ति है। पीएम मोदी ने यह भरोसा जताया कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर मॉरिशस की यात्रा पर है। पीएम ने मॉरिशस के करीबी दोस्त, हिंद महासागर के प्रमुख भागीदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार बताया। इस दौरे के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति पर भी चर्चा होगी, जिसके बाद उम्मीद है कि भारत मॉरिशस के सहयोग से हिंद महासागर के अहम हिस्सों पर निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और रुख अब एक बड़ी और अहम खबर का कर लेते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर आज जेपीसी की बैठक होने वाली है और ये बैठक चौथी बैठक होगी, जिसमें सभी तरीके से यानी कि राय जो है इसमें रखी जाएगी। हालांकि खबर ये भी है कि होली के बाद यानी कि 17 मार्च को 5वीं बैठक भी होने वाली है एक देश एक चुनाव को लेकर। रिपोर्ट दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की चौथी बैठक होने वाली है। अब तक कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इस बिल पर कानून मंत्रालय ने जेपीसी को बताया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा और न ही संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। समिति इस समय एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े विधायकों पर विचार कर रही है। जेपीसी की कमेटी कानून के जानकारों से सलाह मशवरा कर रही है। पूर्व चीफ जस्टिस और लॉ एक्सपर्ट ने भी सुझाव दिए हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने भी कई बातें रखी हैं। बिल की खामियों को दूर करने की कोशिशें की जा रही है। सभी स्टॉक होल्डर से बातचीत की जा रही है ताकि एक देश एक चुनाव बिल को पेश करने में किसी तरह की दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर लिखित आदेश में संभल की जो मस्जिद है उसे विवादित कहा है और हाईकोर्ट के विवादित कहने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। तो दूसरी तरफ एएसआई को भी कहा गया है कि रंगाई पुताई को लेकर एक बार फिर हलफनामा दाखिल किया जाए। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर संग्राम जारी है, लेकिन हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लिखित आदेश में संभल मस्जिद के लिए सीधे सीधे विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया है। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद के रंग रोगन को लेकर अड़ा हुआ है। एएसआई की टीम एक बार सर्वे कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने एएसआई को नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है और जवाब मांगा है कि विवादित ढांचे के बाहरी हिस्से में रंग रोगन और सजावटी रोशनी की जरूरत है या नहीं। एएसआई को